हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। इससे पहले हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में कैसा, कौन एल्डो शुगर है, कौन कीटो शुगर है, इसका लीनियर स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेनली एनोमर को, और साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है शुगर्स का, वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइक्लाइजेशन ऑफ शुगर की बात करें कि शुगर का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो इन एक्वस इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट एक्वस की बात हो रही है, यानी कि कैसा है, हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट है। शुगर विद 5 कार्बन, यानी कि वो शुगर जिसके पास 5 कार्बन है, और मोर देन 5 कार्बन, या फिर जिसके पास 5 से ज़्यादा कार्बन है, यानी कि 6 7 8 कार्बन है, वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में बदल जाती है, क्योंकि उसको साइक्लिक स्ट्रक्चर में उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। तो इन एक्वस एनवायरनमेंट सुगर विद 5 कार्बन और मोर देन 5 कार्बन एग्जिस्ट इन ए साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी। जो शुगर है वो एक्वस एनवायरनमेंट, जब यानी कि उसको लिक्विड एनवायरनमेंट या हाइड्रोफिलिक एनवायरनमेंट में डाल जाएगा तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। साइक्लाइजेशन ऑफ शुगर इज ड्यू टू जनरल रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। जैसे कि हमने दो तरह की शुगर देखी थी, एक थी एल्डो शुगर और दूसरी थी हमारी कीटो शुगर। तो जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो एल्डो और कीटो का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, या एल्डिहाइड और कीटोन जो ग्रुप होता है, वो रिएक्ट करता है जो शुगर की जो बैकबोन होती है उसके साथ में, जो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके साथ में। तो जैसे हमने शुगर का लीनियर स्ट्रक्चर बनाया था, जैसे ये लीनियर स्ट्रक्चर है, तो ये 5 कार्बन जो नंबर है ये इसके एल्डिहाइड ग्रुप के साथ में रिएक्ट कर जाए तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। वही इस पॉइंट में बोला गया है कि साइक्लाइजेशन ऑफ शुगर इज ड्यू टू द जनरल रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप विद द एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट विद इन द शुगर। जो शुगर में OH ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके साथ में जब एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब दो कंडीशन है, या तो वो एल्डिहाइड ग्रुप OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, या फिर कीटोन ग्रुप OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या होगा। तो जब एल्डिहाइड ग्रुप OH ग्रुप के साथ में रिएक्ट करता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, हेमी एसिटल शुगर। फॉर्म व्हेन साइक्लाइजेशन अकर इन एल्डो शुगर। जब एल्डो शुगर साइक्लाइजेशन में जाएगी तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, हेमी एसिटल। आर जो है, आर रिप्रेजेंट करता है कार्बन को। तो ये हमारा कार्बन है, और ये हाइड्रोजन, और ये ऑक्सीजन, और ये रिएक्ट कर रहा है OH ग्रुप के साथ में, जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लोग नाम दिया क्या, हेमी एसिटल। वही हम बात करें कीटोन की, तो फॉर्म बाई साइक्लाइजेशन ऑफ कीटोन ग्रुप, यानी कि सी डबल बॉन्ड O जो ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा एल्कोहल के साथ में, कीटोन ग्रुप जो है वो रिएक्ट करेगा किसके साथ में, एल्कोहल के साथ में। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लोग नाम दे रहे हैं क्या, हेमी कीटल। तो एल्डिहाइड शुगर अगर OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगी तो हेमी एसिटल, और कीटोन शुगर अगर OH ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगी तो हेमी कीटल। तो ये हमने देखा कि कैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो इसमें दो तरह की रिंग होती हैं। तो ड्यूरिंग साइक्लाइजेशन टू टाइप ऑफ रिंग स्ट्रक्चर कैन फॉर्म, कॉल्ड पायरॉन रिंग और फ्यूनॉन रिंग। तो जब शुगर साइक्लाइजेशन में जाती है तो दो तरह के स्ट्रक्चर बनाएगी, या तो पायरॉन रिंग बनाएगी या फिर फ्यूरॉन रिंग बनाएगी। अब देखो बहुत से लोग कंफ्यूज ये रहते हैं कि पायरॉन 5 कार्बन की रिंग होती है या फ्यूरॉन 5 कार्बन की होती है। तो देखो 5 मतलब फ्यूरॉन में F है ना, तो यहाँ पर 5 में भी F होता है। तो जो फ्यूरॉन है ये हमारी कितने कार्बन की होती है, 5 कार्बन की। 5 कार्बन बोले, 5 मेंबर्ड रिंग बोले, कार्बन ना बोलकर क्या बोलिए आप, मेंबर बोलिए। तो 5 मेंबर्ड रिंग जो है वो फ्यूरॉन रिंग है, और 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है वो हमारी पायरॉन रिंग होती है। तो यहाँ पर देख पाएंगे तो ये हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। 6 मेंबर रिंग जो है वो हमारी कौन सी है, पायरॉन रिंग है। वही हम बात करें 5 मेंबर की, तो 1 2 3 4 और ये 5, 5 मेंबर जो रिंग है वो फ्यूरॉन रिंग है। अब स्ट्रक्चर भी आप देख पा रहे हैं, जैसे ये अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज है, यानी कि पायरॉन रिंग आ गई, इस वजह से यहाँ पर क्या आ गया, पायरॉन। ठीक है। और ग्लूको मतलब यानी कि स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज का है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड प्राइम OH जो है वो ये तो आपका लेफ्ट साइड में है। तो ये हो गया आपका अल्फा डी ग्लूको पायरानोज, OH रिप्रेजेंट कर रहा है शुगर को। वहीं यहाँ पर देखो, यहाँ पे फ्यूरॉन रिंग बन रही है, तो 5 मेंबर रिंग है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, 5 मेंबर है ना रिंग में। तो ये हमारा हो गया अल्फा डी ग्लूको फ्यूरानोज। तो इस तरह से ये साइक्लाइजेशन में जब जाएंगे तो दो तरह की रिंग बनेगी, या तो 5 मेंबर रिंग बनेगी या फिर 6 मेंबर रिंग बनेगी। 6 मेंबर रिंग जो बनेगी उसे हम लोग पायरॉन रिंग बोलेंगे, और जो 5 मेंबर जो रिंग बनेगी उसे हम लोग फ्यूरॉन रिंग बोलेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल वो साइक्लिक स्ट्रक्चर में जा रहा है तब क्या होगा। तो अकर बाय ए रिएक्शन बिटवीन एल्डिहाइड कार्बन, यानी कि जो हमारा फर्स्ट कार्बन है ये हमारा है कौन सा कार्बन, एल्डिहाइड कार्बन, एंड द OH ग्रुप ऑफ फिफ्थ कार्बन, दिस रिएक्शन इज बिटवीन C1 एंड C5। तो इस कंडीशन में जब ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर में जाएगा तो जो पहला कार्बन है वो रिएक्ट करता है कौन से कार्बन के साथ, पांचवें कार्बन के साथ, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, साइक्लिक होगा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये फर्स्ट वाला और ये यहाँ पर 5 वाले के साथ में रिएक्ट कर गया और 6 वाला जो है वो ऊपर की तरफ निकल गया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन गया किसका, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर। कब बनेगा, जब फर्स्ट कार्बन रिएक्ट करेगा फिफ्थ कार्बन के साथ में, तो जो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है। तो इससे हम लोग ये जो हमने पीछे स्ट्रक्चर देखा ना ये, तो ये हमारा हो गया अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। रिंग कौन सी बन रही है, ये पायरॉन रिंग है, क्योंकि इसमें जो रिंग है इसमें कितने मेंबर है, 6 मेंबर है। इसको ऑक्सीजन को अगर हम जोड़ेंगे तो 6 मेंबर हो जाएंगे, ये 5 कार्बन होगा और एक ऑक्सीजन, तो टोटल मेंबर कितने हो गए, 6। C1 and C5 reaction result in the formation of a pyron ring and the structure is called glucopyranose। जो C1 और C5 कार्बन है वो रिंग फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं और जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग ग्लूकोपायरानोज बोलते हैं। ये हो गया हमारा ग्लूकोज का साइक्लाइजेशन। अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज का साइक्लाइजेशन की। ग्लूकोज जो है वो हमारी 6 कार्बन की एल्डो शुगर है और फ्रक्टोज जो है हमारी 6 कार्बन की कीटो शुगर है। फ्रक्टोज कैन फॉर्म बोथ पायरॉन एंड फ्यूरॉन रिंग। जो हमारा ग्लूकोज जो है इसने पायरॉन रिंग बनाई है, और जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो दोनों रिंग बना सकता है, पायरॉन रिंग भी बना सकता है और फ्यूरॉन रिंग भी बना सकता है। कैसे, तो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं। तो द फ्यूरॉन रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज इज फॉर्म व्हेन कीटोन ग्रुप यहाँ पर कौन से कार्बन पर प्रेजेंट होता है, C2 कार्बन पर, रिएक्ट विद द OH ग्रुप ऑफ फिफ्थ कार्बन। जब ये सेकेंड कार्बन यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप है इसके फिफ्थ कार्बन यानी कि इसके साथ में रिएक्ट कर जाएगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हमारा होता है कौन सा, फ्यूरॉन रिंग होती है। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 5 मेंबर्ड है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी कब, जब हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा फिफ्थ कार्बन के साथ में। अब ये हमने देख लिया फ्यूरॉन का, अगर ये सेकंड वाला कर जाए सिक्स कार्बन के साथ में तो बन जाएगी हमारी कौन सी रिंग, पायरॉन रिंग। तो अब बात करते हैं साइक्लाइजेशन ऑफ राइबोज। राइबोज जो है ये शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे न्यूक्लिक एसिड होते हैं यानी कि हमारा DNA और जो RNA होता है वहाँ पर राइबोज शुगर ही पाई जाती है। जो DNA होता है वहाँ पर हमारी डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है, और जो हमारा RNA होता है वहाँ पर हमारी राइबोज शुगर पाई जाती है। ठीक है, तो राइबोज शुगर फॉर्म दी फ्यूरॉन रिंग। राइबोज शुगर कौन सा स्ट्रक्चर बनाती है, फ्यूरॉन रिंग बनाती है। व्हेन इट्स एल्डिहाइड ग्रुप रिएक्ट विद द OH ग्रुप ऑफ फोर्थ कार्बन। तो देखो ये इसका एल्डिहाइड ग्रुप है, CH ग्रुप कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये रिएक्ट करता है फोर्थ कार्बन के साथ। अब आप जरा फोर्थ कार्बन काउंट करिए, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ये फोर्थ, यानी कि इसके साथ में रिएक्ट करेगा हमारा कौन सा, पहला C1 कार्बन रिएक्ट करता है C4 के साथ में, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग नाम देंगे फ्यूरॉन रिंग। कौन सी शुगर के लिए, राइबोज शुगर के लिए। तो जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है, अब आप इसको देखिए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये 5 मेंबर रिंग जो बनी है इसे हमने नाम दिया क्या, फ्यूरॉन। अब देखिए कब हम बोलते हैं राइबोज और हम कब बोलते हैं डीऑक्सी। तो देखो ये इसमें क्या है कि जो ये हमारा ये फर्स्ट कार्बन और ये हमारा कौन सा कार्बन है, सेकंड कार्बन है। अगर सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या, राइबोज। और डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, डीऑक्सी मतलब ऑक्सीजन नहीं है। देखो जैसे आप हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन पढ़ेंगे ना, तो वहां आप पढ़ते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीनेटेड। ऑक्सीजनेटेड मतलब उसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और डीऑक्सीजनेटेड मतलब उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, डीऑक्सी राइबोज, यानी कि इसका जो सेकंड प्राइम का जो कार्बन है उसके पास में ऑक्सीजन नहीं है। तो राइबोज शुगर दो फॉर्म में पाई जाती है, एक राइबोज में और दूसरी डीऑक्सी राइबोज में। डीऑक्सी राइबोज जो है वो हमारी DNA में होगी, और हमारी राइबोज जो है वो कहाँ होगी, RNA में होगी। नोट में यहाँ पे जो कुछ पॉइंट दिया गया है उसको देखते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बन ऑफ शुगर आर कन्वर्टेड इन हेमी एस्टल और हेमी कीटल कार्बन। ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है कि जब शुगर साइक्लाइजेशन में जाएगी तो हेमी एस्टल और हेमी कीटल कार्बन बनते हैं। जो हमारा फर्स्ट कार्बन होगा उसको हिसाब से हम बताएंगे हेमी एस्टल है हेमी कीटल है।
तो एल्डिहाइड शुगर जो है वो हेमी एस्टल में जाती है और कीटोन शुगर जो है वो हेमी कीटल में जाती है। हेमी एस्टल और हेमी कीटल कार्बन आर आल्सो कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। जो फर्स्ट कार्बन है इसे हम लोग हेमी एस्टल और हेमी कीटल कार्बन बोल रहे हैं। अगर कीटोन है तो हेमी कीटल और एल्डो है तो हेमी एस्टल। इसे ही हम लोग दूसरा नाम भी देते हैं जिसे हम लोग एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। यानी कि जो फर्स्ट कार्बन है इसे ही हम लोग हेमी एस्टल या हेमी कीटल कार्बन या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, एनोमेरिक कार्बन एटम बोलते हैं। ठीक है, नोट एनोमेरिक कार्बन एटम आर एसिमेट्रिक कायरल कार्बन। तो जो हमारा जो फर्स्ट कार्बन होता है जो हेमी एस्टल या हेमी कीटल कार्बन होता है वो हमारा कैसा होगा, एसिमेट्रिक होगा। एसिमेट्रिक मतलब इसकी जो चारों वैलेंसी है वो अलग अलग होती है। जैसे आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि जो ऐसे हमने डिस्कस किया था ना, C1 के साथ में इधर R1 R2 R3 R4, यानी कि जो चार ग्रुप जुड़ रहे हैं फंक्शनल वो सब अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे आप देखो एक तरफ OH ग्रुप जुड़ रहा है, यहाँ H जुड़ रहा है, यहाँ पर कार्बन जुड़ रहा है और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन। कार्बन की वैलेंसी 4 है तो उसके पास 4 फंक्शनल ग्रुप अलग अलग जुड़े हैं। तो यानी कि जो हेमी एस्टल और हेमी कीटल कार्बन होता है वो हमारा कैसा होता है, एसिमेट्रिक होता है और कायरल कार्बन होता है। कायरल मतलब उसकी चारों वैलेंसी जो है वो अलग अलग होती है। ये पॉइंट आशा करता हूँ कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जो पहला एनोमेरिक कार्बन है उसे ही हम लोग हेमी एस्टल और हेमीकीटल कार्बन बोलते हैं। और ये हमारा कैसा होता है, कायरल होता है या फिर हम बोलें कि एसिमेट्रिक होता है। आगे बढ़ते हैं। बात आती है अब एनोमर की, तो हम समझेंगे कि एनोमर क्या है। तो मोनोसेकेराइड दैट डिफर इन देयर स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन अराउंड एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन यानी कि जो हमारा पहला कार्बन है इसे हमने क्या नाम दिया, एनोमेरिक कार्बन। तो वे सुगर जो अपने एनोमेरिक कार्बन पर एक दूसरे से डिफर होते हैं उसे हम लोग क्या नाम देते हैं, एनोमर्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, एनोमर्स। तो एनोमर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं या तो अल्फा से या फिर बीटा से। अब हम कब अल्फा कहेंगे और कब बीटा कहेंगे वो भी हम जरा भी इसको डिस्कस करते हैं। तो शुगर इज कॉल्ड अल्फा एनोमर। शुगर को हम अल्फा एनोमर कहेंगे कब, व्हेन OH ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन, यानी कि हमारा पहला कार्बन है इसका जो OH ग्रुप है ये प्रेजेंट होना चाहिए बिलो द रिंग प्लेन। तो ये है हमारा रिंग प्लेन। ये रिंग प्लेन से बिलो मतलब नीचे, तो रिंग प्लेन के अगर नीचे है तो ये हमारा क्या है, अल्फा है। और अगर यही OH ग्रुप कहाँ चला जाए, ऊपर चला जाए, देखो इस इमेज में देखो ये OH ग्रुप रिंग प्लेन से ऊपर है तो ये हमारा क्या है, बीटा है। तो एनोमर वो होते हैं जो एनोमेरिक कार्बन यानी कि पहले कार्बन पर एक दूसरे से डिफर हो, उसे हम लोग एनोमर बोलते हैं। दो तरह का होता है, एक अल्फा एनोमर होता है और एक बीटा एनोमर होता है। अगर एनोमेरिक कार्बन का OH ग्रुप रिंग प्लेन से नीचे है तो वो अल्फा है और रिंग प्लेन के ऊपर है तो वो बीटा है। अब देखो ये आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अब बताओ अल्फा या बीटा वो कैसे डिसाइड होगा। तो इसमें OH ग्रुप नीचे है तो ये हमारा क्या है, अल्फा। डी और एल कैसे हम डिसाइड करते थे, यानी कि फोर्थ कार्बन का OH ग्रुप जो है वो अगर राइट साइड है तो डी है, फोर्थ नहीं सेकंड लास्ट कार्बन या फिर लास्ट कायरल कार्बन, उसका अगर OH ग्रुप अगर राइट साइड है तो डी है और लेफ्ट साइड है तो एल है। नेचर में मोस्टली शुगर कैसे होते हैं, डी फॉर्म होते हैं। तो अल्फा डी। अब देखो रिंग देखो कैसी है, पायरोन है फ्यूरोन है, तो यहाँ पर देखना 6 मेंबर हैं इस रिंग में। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये सिक्स मेंबर रिंग है तो ये पायरोन रिंग है। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है अल्फा में है और डी फॉर्म में है, तो अल्फा डी ग्लूको पायरानोज। अब यहीं पर अगर ये OH ग्रुप ऊपर चला गया तो ये किस में हो गया, बीटा। तो ये हो गया हमारा बीटा डी ग्लूको पायरानोज। तो अल्फा कब कहेंगे बीटा कब कहेंगे ये हम डिसाइड करेंगे किससे, एनोमेरिक कार्बन से। अगर OH ग्रुप नीचे है तो वो है हमारी अल्फा फॉर्म में, और OH ग्रुप अगर रिंग प्लेन के ऊपर है तो वो हमारा है बीटा फॉर्म में। बीटा एनोमेरिक फॉर्म ऑफ शुगर इज प्रीडोमिनेंट इन सॉल्यूशन ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी। जो हमारी अल्फा और बीटा दो तरह की फॉर्म है ना, तो बीटा फॉर्म जो है वो सॉल्यूशन में ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि बीटा जो फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होती है इन सॉल्यूशन। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम म्यूटा रोटेशन की। तो म्यूटा रोटेशन क्या है इसको भी जरा हम समझेंगे। तो द इंटर कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ शुगर इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। अब जैसे ये आप देखिए एक रिंग थी 6 मेंबर, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ और ये हो गया 6। ये हमारा यहाँ पर जो है ये पहला कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर OH ग्रुप जो है वो ऊपर है तो ये हमारा बीटा है, और अगर OH ग्रुप नीचे है तो वो अल्फा है। तो ये रोटेशन में रहता है, कभी OH ग्रुप नीचे आ जाता है, कभी OH ग्रुप कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो वही है कि जो शुगर है सॉल्यूशन में वो इंटर कन्वर्जन होता है अल्फा से बीटा और बीटा से अल्फा। इस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, म्यूटा
रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या है? अल्फा एनोमेरिक फॉर्म से बीटा एनोमेरिक फॉर्म में और बीटा एनोमेरिक फॉर्म से अल्फा एनोमेरिक फॉर्म में जो कन्वर्जन होता है उसे हम लोग नाम देते हैं म्यूटा रोटेशन। अब देखो म्यूटा रोटेशन अकर बाया ओपन चेन फॉर्मेशन। तो देखो यहाँ पर ओ एच ग्रुप जो है वो रिंग प्लेन से नीचे है, तो ये अल्फा डी ग्लूको पायरानोज है। फिर ये रिंग प्लेन जो जो रिंग स्ट्रक्चर था वो ओपन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा। जो ओ एच ग्रुप नीचे था वो कहाँ चला गया? ऊपर चला गया, और ये हो गई हमारी किस में? बीटा में। तो जो अल्फा से बीटा जो कन्वर्जन है उसमें एक बीच की इंटरमीडिएट स्टेज आएगी जिसमें क्या होगा, जो रिंग है उसको ओपन करना पड़ेगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि म्यूटा रोटेशन अकर बाया ओपन चेन फॉर्मेशन, यानी कि जब म्यूटा रोटेशन होगा तो चेन जो साइक्लिक चेन है ये खुलेगी और फिर से दोबारा से रोटेशन होगा, उसके बाद से रिजॉइन हो जाएगी। दस इट इज ए कन्फ्यूग्रेशन चेंज। कन्फ्यूग्रेशन और कन्फर्मेशन में ये डिफरेंस होता है कि कन्फर्मेशन में कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, और यहाँ पर है कन्फ्यूग्रेशनल। कन्फ्यूग्रेशन में क्या होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा और दोबारा से वो फिर से बनेगा। तो जो अल्फा जो फॉर्म होती है इसमें ऑप्टिकल रोटेशन होता है 112 डिग्री, या फिर हम बोले परसेंटेज में देखा तो आप एक सॉल्यूशन लें, उसमें आप शुगर को डालें लीनियर को, तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगी। तो जब आप उसमें से रेंडमली लेकर के, मान लो ये आपने एक बीकर लिया, इसमें आप शुगर के 100 मॉलिक्यूल डाले, तो जब आप 100 मॉलिक्यूल डालेंगे तो आप इसको रेंडमली चेक करेंगे, तो इसमें 100 में से आपको 36 मॉलिक्यूल जो है वो अल्फा फॉर्म में मिलेंगे, और 63% मॉलिक्यूल जो है वो बीटा फॉर्म में मिलेंगे, और 1% वो होंगे जो अल्फा से बीटा, बीटा से अल्फा में जा रहे होंगे, यानी कि वो ओपन चेन फॉर्मेशन में मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो अल्फा का 112 डिग्री, यानी कि 36% जो है वो आपको ऐसे मिलेंगे जो कैसे होंगे? अल्फा फॉर्म में होंगे। 1% जो है वो आपको ओपन चेन फॉर्म में मिलेंगे, और जो बीटा वाले होते हैं इनका ऑप्टिकल रोटेशन जो होता है वो 18 डिग्री होता है। 63% आपको मिलेंगे किस फॉर्म में? बीटा फॉर्म में। आप ये बीटा ज़्यादा क्यों मिल रहा है उसका भी लॉजिक है, क्योंकि बीटा फॉर्म जो है वो मोर स्टेबल होती है, इसलिए आपको जब उस सॉल्यूशन को चेक करेंगे तो आपको बीटा वहाँ पर क्या होगा? ज़्यादा मिलेगा। तो ये हमने देखा म्यूटा रोटेशन। इससे पहले हमने एनोमर देखा, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, राइबोज का, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं शुगर एल्कोहल की। तो रिडक्शन, रिडक्शन मतलब अगर हम किसी को इलेक्ट्रॉन दे दें तो उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ शुगर रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ शुगर एल्कोहल। अगर हम शुगर को क्या करें, इलेक्ट्रॉन दे दें, तो वो शुगर कैसी हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, और वो क्या बना लेगी? शुगर एल्कोहल। तो ग्लूकोज का शुगर एल्कोहल सॉर्बिटॉल है, मैनोज का शुगर एल्कोहल मैनेटॉल है, और राइबोज का शुगर एल्कोहल रिबिटॉल है। ये हो गए शुगर एल्कोहल के एग्जाम्पल। एक चीज और याद रखिए, अगर हम शुगर को इलेक्ट्रॉन दे दें यानी कि शुगर का हम रिडक्शन कर दें तो बन जाएगा क्या? शुगर एल्कोहल। और वहीं अगर हम शुगर का क्या करें? ऑक्सीडेशन कर दें तो बन जाएंगे शुगर एसिड्स। तो चलिए डिस्कस करते हैं शुगर एसिड्स के बारे में। तो ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, यानी कि शुगर से हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ शुगर एसिड। अगर हम क्या करें, शुगर से ऑक्सीडेशन करा दें, इससे इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम लोग नाम देंगे क्या? शुगर एसिड्स। तो ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप इन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ एल्डोनिक एसिड। तो अगर हम क्या करें, जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करा दें, तो जो रिजल्ट बनेगा उसे हम लोग नाम देते हैं क्या? एल्डोनिक एसिड। इसको जरा हम डायग्राम में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये इमेज है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप है हमारा CHO, यानी कि कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। इसका हमने ऑक्सीडेशन किया तो ये कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी कि C डबल O में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है C डबल O। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम लोग क्या नाम देंगे? इसे हम लोग बोलेंगे एल्डोनिक एसिड। ठीक है, तो वही इस पॉइंट में लिखा गया है कि ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप इन द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यहाँ पर ये एल्डिहाइड ग्रुप था, ये कन्वर्ट हो गया किस में? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो जो फॉर्मेशन होगा उसे हम लोग नाम देते हैं एल्डोनिक एसिड। वहीं एक पॉइंट और है, यूरेनिक एसिड कब बनता है? तो जब ये हमारा टर्मिनल, जैसे इस इमेज में आप देख पा रहे हैं, टर्मिनल हमारा CH2OH ग्रुप है, इसको अगर हम ऑक्सीडाइज करा दें और कन्वर्ट कर दें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, यानी कि C डबल बॉन्ड O में। अब इसके पास H है तो इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये प्रोटोनेटेड है, यानी कि प्रोटॉन को इसने मीडियम से एक्सेप्ट कर लिया है। इसको हम हटा भी सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं C डबल बॉन्ड O। तो अगर
टर्मिनल CH2OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाए C डबल बॉन्ड O में यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो उसे हम लोग नाम देते हैं यूरोनिक एसिड। ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है। अगर ग्लूकोज का टर्मिनल CH2OH ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप में, तो इसे हम लोग नाम देंगे ग्लूक्रोनिक एसिड। तो आपसे पूछा जाए ग्लूक्रोनिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो आपको पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है और जहाँ पर 6 कार्बन CH2OH होता है वहाँ पर C डबल बॉन्ड O जोड़ देना है, तो आप बना देंगे ग्लूक्रोनिक एसिड का स्ट्रक्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ शुगर डेरिवेटिव्स की या मॉडिफाइड शुगर की। जैसे आपसे बोला जाए कि आपको एमाइनो शुगर बनाना है, तो आप क्या करेंगे। तो जब हम क्या करें, सेकंड पोजीशन, अब आप देखिए ये हमारा पहला कार्बन है, ये हमारा सेकंड कार्बन है। तो अगर हम सेकंड कार्बन का OH ग्रुप हटा करके वहां पर क्या लगा दें, NH2 ग्रुप लगा दें, तो NH2 जैसे आपको पता है एमाइन है, तो इस तरह के शुगर को हम लोग नाम देंगे क्या, अमाइनो शुगर। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट कार्बन है, ये हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर फोर्थ कार्बन पर OH ग्रुप हमारा नीचे है, तो ये हमारा होता है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। आपको पता है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में एक दूसरे के क्या हैं, एपीमर है। और एपीमर के लिए हमने क्या पढ़ा था कि कब हम एपीमर बोलते हैं, तो वे स्ट्रक्चर है वे शुगर जो एक दूसरे में आपस में कैसे हो, मिरर इमेज हो, लेकिन केवल सिंगल कार्बन पर डिफरेंस हो, उसे हम लोगों ने एपीमर नाम दिया था। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में एपीमर थे फोर्थ कार्बन पर, और जो हमारा ग्लूकोज और मैनोज एपीमर थे सेकंड कार्बन पर। तो यानी कि देखिए आप केवल देख पा रहे हैं ये फोर्थ कार्बन है, यहाँ पर OH ग्रुप नीचे है और यहाँ पर OH ग्रुप क्या है, ऊपर है, और बाकी के दोनों स्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे से कैसे हैं, सेम है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में एक दूसरे के एपीमर हैं। इसमें क्या किया है कि हमने सेकंड पोजीशन पर क्या किया, अमाइनो ग्रुप जोड़ दिया। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, ग्लूकोज का। तो ये हो गया अल्फा या बीटा, आप कैसे डिसाइड करोगे, यहाँ पे देखो बीटा डी दिया हुआ है, तो अल्फा या बीटा कैसे डिसाइड करोगे। तो अगर जो रिंग प्लेन है अगर इससे OH ग्रुप ऊपर है यानी कि अबव है, तो उसे हम लोग नाम दिया था क्या, बीटा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर होगा हमारा, बीटा। हमेशा नेचर में शुगर जो पाए जाते हैं डी फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज का है, क्योंकि फोर्थ पोजीशन पर OH ग्रुप नीचे है, तो ये हमारा ग्लूकोज। अगर ये फोर्थ पोजीशन पर OH ग्रुप ऊपर चला जाता तो हमारा ये क्या हो जाता, गैलेक्टोज। और सेकंड पोजीशन पर एमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा बीटा डी ग्लूकोसामीन। वहीं अगर हम बात करें गैलेक्टोज के में, तो यहाँ फोर्थ पोजीशन पर जो OH ग्रुप है ऊपर है, तो ये हमारा हो गया किसका स्ट्रक्चर, गैलेक्टोज का। सेकंड पोजीशन पर एमाइन ग्रुप लगा हुआ, और यहाँ पर OH ग्रुप जो है एनोमेरिक कार्बन का यानी कि पहले कार्बन का कहाँ पर है, ऊपर है रिंग प्लेन से, तो इसे हमने नाम दिया बीटा डी गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर। तो गैलेक्टोसा अमीन यानी सेकंड पोजीशन पर एमाइन जुड़ा हुआ, तो ये हो गया हमारा बीटा डी गैलेक्टोसा मीन। तो ये हो गया हमारा क्या, एमाइनो शुगर। अगर हम सेकंड पोजीशन पर क्या करें, एमाइन ग्रुप जोड़ दें, तो जो शुगर्स बनेंगे उसे हम लोग नाम देंगे अमाइनो शुगर्स। अब बात करते हैं अमाइनो एसिटाइलेटेड शुगर की। फॉर्म व्हेन एन एसिटाइल ग्रुप इज लिंक्ड टू एन अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो शुगर। जो हमने यहाँ पे पीछे भी अमाइनो शुगर पढ़ा है, अगर इसके साथ में हम एसिटाइल ग्रुप जोड़ दें, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अमाइनो एसिटाइलेटेड शुगर बन जाएगा। तो देखिए पहले हमने अमाइनो शुगर कैसे बनाया, ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, इसमें हमने सेकंड पोजीशन पर ये OH हटाया और यहाँ पर यहाँ देखिए क्या लगा दिया, NH2 लगा दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना ये हो गया हमारा ग्लूकोसामीन। अगर हम क्या करें, इस ग्लूकोसामीन में जो NH2 ग्रुप है इसी के साथ में हम एसिटाइल ग्रुप और जोड़ दें, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस NH2 ग्रुप पे आपको क्या जोड़ देना है, एसिटाइल ग्रुप जोड़ देना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये C डबल बॉन्ड और CH3 यानी कि आपने एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया है। तो ये स्ट्रक्चर जो बनेगा इसे हमने नाम दिया क्या, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। चलिए, तो आपने देख लिया कि कैसे अमाइनो एसिटाइलेटेड शुगर बनाना है, अमाइनो शुगर कैसे बनाना है, शुगर एसिड कैसे बनाना है, और जब हम शुगर का रिडक्शन करेंगे तो शुगर एल्कोहल कैसे बनते हैं, ये सब हमने अभी तक देख लिया है। अब हम बात करते हैं एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड की। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, नैम भी बोलते हैं। फॉर्म व्हेन लैक्टिक एसिड इज कोवेलेंटली लिंक्ड टू द थर्ड पोजीशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो आपने ये स्ट्रक्चर जो बनाया था ये किसका है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का है। अब इसमें क्या बोला है कि थर्ड पोजीशन पर क्या जुड़ना है, लैक्टिक एसिड जुड़ना है, तो हमारा क्या बन जाएगा, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड बन जाएगा। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का। तो इसकी जो थर्ड पोजीशन थी यहाँ पर OH हट करके यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, देखो यहाँ पर आप इमेज में देख पा रहे हैं थर्ड प्राइम पर, यहाँ पर ये आपका
लैक्टिक एसिड जुड़ गया है, और जो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा लैक्टिक एसिड जुड़ने के लिए, ये है हमारा कौन सा, ईथर बॉन्ड। तो ईथर बॉन्ड की हेल्प से थर्ड प्राइम का जो OH है उसको रिप्लेस करके अगर हम लैक्टिक एसिड को जोड़ दें तो हम बना पाएंगे क्या, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। नैम और नेग आप पढ़ते हैं जब बैक्टीरिया की सेल वॉल पढ़ते हैं, तो जो नैम बना है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की जो थर्ड पोजीशन है वहां पर लैक्टिक एसिड को ईथर बॉन्ड से जोड़ दिया गया है। और बाकी का स्ट्रक्चर कैसा है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन की तरह, बस वहां पर उसमें और क्या जुड़ गया, लैक्टिक एसिड और जुड़ गया है। तो नैम इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जो पाई जाती है कहाँ, बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसमें नैम पाया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं न्यूरेमिक एसिड। तो देखो इसका नाम है पूरा एन एसिटाइल न्यूरेमिक एसिड। तो सबसे पहले इसको न्यूरॉन से डिस्कवर किया गया था, इसीलिए इसको नाम दे दिया क्या, न्यूरेमिक एसिड। यहाँ पे देखिए न्यूरॉन से रिलेटेड आपको थोड़ा राइम सुनाई दे रहा है, न्यूरेमिक एसिड। तो सबसे पहले इसलिए इसको न्यूरॉन से आइसोलेट किया गया था, डिस्कवर देखा गया था, इस वजह से इसको नाम दे दिया गया क्या, न्यूरेमिक एसिड। इसी का एक दूसरा नाम और होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं क्या, सियालिक एसिड भी बोलते हैं। एन एसिटाइल न्यूरेमिक एसिड को हम सियालिक एसिड भी बोलते हैं। कैरी निगेटिव चार्ज एट न्यूट्रल पीएच, सियालिक एसिड जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है एट न्यूट्रल पीएच। अब जरा आप स्ट्रक्चर देखिए, तो ये इसका हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये हमारा लीनियर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि कब बनेगा ये, तो जो हमारा 6 कार्बन है यहाँ पर हमने जोड़ दिया है क्या, ये हमने जोड़ा है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। 7 8 9 जो है ये हमारा क्या है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है। और जो फिफ्थ पोजीशन थी, जो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पर जो जुड़ा हुआ था, NH2 C डबल बॉन्ड O CH3, यानी कि ये वाला जो है हमारा क्या गया, ये वाला जो ग्रुप है इसको हमने उठा करके फिफ्थ पोजीशन पर जोड़ दिया, तो ये फिफ्थ पर आ गया है। और सिक्स पोजीशन पर हमने जोड़ दिया है क्या, ग्लिसरॉल। तो जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उससे हम लोग नाम देंगे क्या, एन एसिटाइल न्यूरेमिक एसिड। क्या नाम देंगे, न्यूरेमिक एसिड। तो इस तरह से हमने आज डिस्कस किया है कि किस तरह से हम जो एपीमर क्या है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हम कैसे बना रहे हैं, उसके साथ साथ नेम कैसे बना रहे हैं, और न्यूरेमिक एसिड कैसे बन रहा है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर ये वीडियो आपको और पसंद आई तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए, ताकि जो हमारा स्टडी ग्रुप जो है वो और बड़ा हो सके। अगर इस वीडियो में अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर इसमें कोई आपको अगर सुझाव देना है तो वो आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव दे सकते हैं, ताकि आने वाले वीडियोस को हम और बेहतर बना सकें। धन्यवाद।